गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला में टोटल 14 लेक्चर्स हुए। हमने सब कुछ कंप्लीट किया, कुछ पीवाईक्यूज भी किए। आज 15th और लास्ट लेक्चर है पूरे कोऑर्डिनेट का। ये ना तो पैराबोला, ना तो एलिप्स, ना हाइपरबोला से डायरेक्टली रिलेटेड है, ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आज हम लोग जनरल कोनिक्स पढ़ेंगे। जनरल कोनिक्स मतलब ऐसा कोनिक जो किस कंडीशन में पैराबोला बन जाता है, किस कंडीशन में एलिप्स बन जाता है, किस कंडीशन में हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, तो इसका दो हम लोग स्प्लिट करके पढ़ेंगे। पहला है, अगर आप एग्जाम की बात कीजिए तो हो सकता है जेईई मेंस में, एडवांस्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ना भी आए, आज के लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सब्जेक्ट। ठीक है, होल चैप्टर। चलिए, विजुअलाइजेशन ऑफ कोनिक्स करने के लिए हम लोग पहले 10-15 मिनट ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कोनिक्स जनरेट होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं। ये क्या है, आप लोग 8th 9th 10th में पढ़ते होंगे। इसको कोन बोलते हैं। ये इसका वर्टेक्स होता है और एक वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये जनरेट कैसे होता है, कोन बनता कैसे है, आप इस लाइन की बात कीजिए। अगर इसको ओ बोलिए, इसको ए बोलिए, तो जो ओ ए लाइन है, ये जब एक फिक्स्ड लाइन, एक्सिस फिक्स्ड होता है, जब एक्सिस के अबाउट जब ओ ए मूव करेगा, मतलब एक एक्सिस है, फिक्स्ड है, इसके अबाउट एक स्लैंट लाइन जब मूव करेगा तो ये क्या जनरेट हो जाएगा, कोन। ये आपने पढ़ा है। एक होता है डबल कोन, जो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ये क्या है, कैसा है, एक ऐसा कोन हो गया, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा दिखने में आपको अच्छे से नहीं बना है, बट ठीक है। डबल कोन, डबल कोन मतलब ये इसका सर्कुलर बेस, ये वर्टेक्स, और ये जस्ट उसका इन्वर्टेड फॉर्मेट में है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोन। ये इसका वर्टेक्स हो गया मान लीजिए, और ये जो लाइन है, अच्छा ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस। ये जो लाइन है, मान लीजिए इसी को ले लीजिए, ए बी। ए बी जो लाइन है, ए बी, इसको अगर हम एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएं तो डबल कोन जनरेट होगा। ठीक है, ए बी को अगर हम रिवॉल्व कराएं एक्सिस के अबाउट, तो ए बी को हम लोग बोलते हैं जनरेटर, चूंकि इसी के कारण ये डबल कोन जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कोन है, ये डबल कोन है। कोनिक्स जो हमारा होता है, जो हमने पढ़ा इतने पिछले कई दिनों में, कोनिक सेक्शन इज जनरेटेड व्हेन ए प्लेन, प्लेन के आप तो इमेजिन कर सकते हैं, प्लेन मतलब एक सरफेस, जैसे ये दीवार एक प्लेन है, बट मैथमेटिकली हम लोग प्लेन को पढ़ेंगे 12th के एंड में, जब हम लोग वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन इज जनरेटेड व्हेन ए प्लेन कट्स द डबल कोन इन वेरियस वेज। ठीक है, यही मतलब कोनिक सेक्शन कैसे जनरेट होता है। कोनिक सेक्शन मतलब सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन भी। ठीक है, ये जनरेट कैसे होता है, जब हमारा प्लेन, एक प्लेन जो है, इस डबल कोन को अलग अलग तरीके से कट करेगा तब। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिफरेंट केसेस, ये सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन के लिए है। हम लोग इसको थोड़ा फास्टली करेंगे। मैं पिक्चर फिर से बना लूं। ठीक है, चलिए
एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कैसे प्लेन जो है इसको कट करेगा तो अलग अलग चीजें क्रिएट होंगी। तो इसमें दो हेडिंग होता है। पहला डी जेनरेट कोनिक्स। डी जेनरेट कोनिक्स। डी जेनरेट कोनिक्स का मतलब होता है कि व्हेन प्लेन passes through vertex of डबल कोन। ये जैसे मान लीजिए ये है वर्टेक्स, ठीक है। तो डीजेनरेट कोनिक्स मतलब अगर प्लेन जो है, आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, प्लेन जो है अगर वर्टेक्स के थ्रू पास हो रहा है तो डीजेनरेट कोनिक्स बनता है, ठीक है। चलिए इसमें केस 1 क्या क्या शेप बनेगा आप देखिए। व्हेन प्लेन इज हॉराइजेंटल, हम इस कॉन्टेक्स्ट में हॉराइजेंटल बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ अगर प्लेन हो जाएगा तो, वैसे प्लेन को ऐसे दिखाना चाहिए, बट चूंकि ये ब्लैक बोर्ड 2D है, हम लोग 3D बना रहे हैं तो ये थोड़ा इशू होगा। तो अगर ऐसा प्लेन है जो वर्टेक्स से ही सिर्फ पास करे, आप इमेजिन कीजिए एक डबल कोन है, वर्टेक्स से प्लेन पास करे और प्लेन हॉराइजेंटल हो, माने ऐसा, तब क्या आपको पोर्शन कट होगा? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, वी गेट ए पॉइंट, ठीक है। अब चलिए केस नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लेन को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और प्लेन को ऐसा हम लोग पास कराएंगे कि ये इससे पास करे, जो हमारा जनरेटर है उससे पास करे। प्लेन इज अलोंग जनरेटर, मतलब थोड़ा आप लिफ्ट किए और प्लेन अब ऐसा है, तब हमको क्या मिलेगा? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ए सिंगल लाइन, ठीक है। यही दो केस है, ठीक है। चलिए सी, अब थोड़ा और लिफ्ट करेंगे प्लेन को, हम थोड़ा और लिफ्ट कर देंगे, थोड़ा और ऊपर कर देंगे, माने कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, लेकिन पास वर्टेक्स से ही कर रहा है, ये केस हम ले रहे हैं। तो इस केस में क्या मिलेगा हमको? यहां से भी लाइन मिलेगा, यहां से भी लाइन मिलेगा, तो वी विल गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन whose point of intersection is vertex, ठीक है। थर्ड क्या, कब? when plane is tilted towards axis, मतलब पहले जनरेटर के पास था, अब थोड़ा और इधर ले गए towards axis, तो हमको मिल गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये दो चीज है, ठीक, क्लियर है। इस एंगल को, ये जो एंगल होता है, मैं यहां बना रहा हूं फिर से, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा, जो फिक्स्ड है, क्योंकि डबल कोन इज फिक्स्ड, तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और एक एंगल हम लोग होता है थीटा। थीटा वो क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन। तो जैसे अगर पहला केस देखिए, जब प्लेन हॉराइजेंटल है, एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इसमें थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा वैरी करेगा लेकिन ये फिक्स्ड होगा क्योंकि ये इंटरनल है कोण का। दूसरा क्या, प्लेन इज अलोंग जनरेटर, प्लेन अगर इधर है इसका मतलब थीटा वही होगा जो अल्फा के बराबर हो जाएगा। थर्ड केस में क्या हो गया, थोड़ा और टिल्ट हो गया, मतलब थीटा जो है वो अल्फा से छोटा हो गया, ठीक है। जो थीटा है वो अल्फा से छोटा हो गया। चलिए लाइक, तो ये हो गया डीजेनरेट कोनिक्स। कब? जब प्लेन हमारा वर्टेक्स से ही पास कर रहा है। ये कम आता है, ये कम यूजफुल है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर इज, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं जब वो वर्टेक्स से पास नहीं करता है, ठीक है। व्हेन प्लेन, इसी में आपको वो सब आएगा, सर्कल, पैराबोला, डज नॉट पास थ्रू द
वर्टेक्स, डज नॉट। यहां भी हम लोग एक पहले बना लेते हैं डबल कोन। ये एक्सिस, ये फिक्स्ड होगा हमेशा, अल्फा ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। थीटा क्या होता है, जो प्लेन बनाता है एक्सिस से। चलिए इसमें अब एक एक करके हम लोग आते हैं। सर्कल, ये आप देख के बताइए, अगर हमारा प्लेन हॉरिजॉन्टल है, आप इमेजिन कीजिए एक डबल कोन है, ठीक है। डबल कोन के एक सरफेस को आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट कीजिए, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किए, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक कोन को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से किए तो क्या शेप कटेगा, दैट इज सर्कल। क्या मिलेगा हमको, सर्कल, व्हेन प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, व्हेन प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। इस केस में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल। ये एक्सिस है, ये प्लेन है। चलिए नेक्स्ट, इलिप्स। सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अभी हमारा थीटा 90 है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा फिर हम थीटा को टिल्ट कर देंगे, मतलब अब हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल था तब तो सर्कल मिलता था, थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो कुछ वो इस टाइप का शेप मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन प्लेन इज टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सिस, मैं लैंग्वेज में भी लिख रहा हूं। और अच्छा, अब क्या हो जाएगा थीटा, अब अगर थोड़ा इसको और बढ़ा देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, बट थीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। एलिप्स के केस में क्या होता है, थीटा अल्फा से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर है, ठीक है। उस केस में हमको क्या मिलेगा, एलिप्स शेप मिलेगा। ये आप विजुअलाइज कर रहे हैं। थर्ड, अच्छा, एलिप्स में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। अब आ जाइए पैराबोला। फिर टिल्ट किए और बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आ गया कि थीटा हमारा अल्फा के बराबर हो गया। मतलब ये ऐसा प्लेन हमारा है कि इसी के व्हेन प्लेन इज अलोंग जनरेटर, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो क्या मिलेगा, पैराबोला, और इसेंट्रिसिटी 1। और लास्ट क्या है, हाइपरबोला। ये कब, व्हेन थीटा इज लेस देन अल्फा, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा पोर्शन देखिए, मतलब इससे भी और वो इधर आ गया तो थीटा जो है वो अल्फा से भी कम हो गया। क्यों, अल्फा तो फिक्स्ड है और थीटा मेरा इतना हो गया, तो उस केस में आ जाता है हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सर्कल में हो गया आपको थीटा 90 डिग्री, इलिप्स में हो गया आपको थीटा 90 से कम, अल्फा से ज्यादा। थीटा जब अल्फा हो गया तो पैराबोला, एंड लास्ट इज हाइपरबोला। तो ये प्लेन के अलग अलग अरेंजमेंट को लेके, प्लेन के अलग अलग अरेंजमेंट को लेके अलग अलग शेप क्रिएट होता है, दैट इज कोनिक सेक्शन। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज किया, हमने इस चीज को विजुअलाइज किया कि कैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, मैंने सीक्वेंस में बताया, क्रिएट होता है। और डीजेनरेट के केस में कैसे पॉइंट, सिंगल लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है, ये हमने ज्योमेट्रिकली बताया। अब सेम चीज को यूजिंग डबल ऑर्डर, अब अलजेब्राइक हम लोग करेंगे इक्वेशन। अब हम लोग ज्योमेट्री भूल जाइए, ठीक है। कैसे इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा कोनिक सेक्शन है, ठीक है। चलिए, ये हमने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया था कोनिक सेक्शन का, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम लाइन बराबर कांस्टेंट होता है। ये जब पैराबोला पढ़ाया था तो बताया था, और इसी कांस्टेंट को ई बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर मान लीजिए कोई भी लाइन, जिस ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम लाइन जो है उसका इक्वेशन हम ये लिख रहे हैं,
वैसे ये हमने डेराइव किया हुआ है पैराबोला में, बट फिर भी मैं फिर से कर रहा हूं। कोई भी रैंडम लाइन है उसका इक्वेशन Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 है। कोई भी पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो हमारा जो पॉइंट है R x, y, ये कोनिक सेक्शन कैसे ट्रेस करेगा? जब इसका डिस्टेंस उस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से जिसको फोकस बोलते हैं, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड लाइन से, मान लीजिए इसको m बोल दीजिए, तो मतलब rp बाई rm बराबर कांस्टेंट होगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनी कोनिक सेक्शन। ये हमने पैराबोला के लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ठीक है। तो इन जनरल अगर ये पॉइंट है अल्फा बीटा, तो आरपी कितना होगा? डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लाइन से डिस्टेंस। तो किसी भी लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? Lx प्लस एम वाई प्लस एम का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये होता है ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एम स्क्वायर। यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ई। ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ए एक्स स्क्वायर, मैं इन जनरल लिख रहा हूं, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और ये आया भी था, हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, जब एक्सपेंड करेंगे इसको हम, तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आएगा वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आएगा। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक्स। ठीक है, अब यही अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। उसको इस केस में हम ऐसे लिखेंगे और ये इसका जनरल एक्सपेंशन के बाद आएगा। ठीक है, और E क्या है? पैराबोला के लिए 1, इलिप्स के लिए लेस देन 1 और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। सर्कल के लिए 0, सर्कल के लिए 0। चलिए, तो जैसे एक आई थिंक एक फंडामेंटल क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। थोड़ा सोचिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट कोनिक, माने कौन सा कोनिक, और विच होना चाहिए बेसिकली, विच कोनिक डज द इक्वेशन देखिए 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 1 का स्क्वायर रिप्रेजेंट। देखिए, एक तो आज जब क्लास खत्म होगा तो उसके बाद एक ऑप्शन तो इसको बनाने का है कि आप किसी भी कोनिक्स को ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में लिख दीजिए। लिख दीजिएगा इसको। उसके बाद मैं कंडीशन बताऊंगा कैसे चेक करते हैं कि पैराबोला है या क्या है, बट वो जब बताएंगे आगे तब। ये देखिए, आप इसको बस इस फॉर्मेट में समझिए। अभी हमने क्या बताया था? PS बाई PM E, ऐसा कुछ बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E टाइम्स PM, ये हमने यूज भी किया हर जगह। तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट से, फोकस से, और ये उसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया? x माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। इसको क्या, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 25 है तो पहले 5 ले लेते हैं, 5 स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए इसको और इसको।
क्या ये पॉइंट XY का 1,0 से डिस्टेंस है? पॉइंट कोई भी XY है तो उसका डिस्टेंस 1,0 से क्या होगा? x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, बट चूंकि ये स्क्वायर हम ले रहे हैं यहां तो ये वही आ गया। इधर देखिए PM क्या होगा? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई √100a² प्लस बी स्क्वायर, √16 + 9 25। तो बेसिकली वो उसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस है। तो ये कहीं ना कहीं PS² = PM² आ गया। मतलब कि अगर कंपेयर कीजिए तो E² कितना आ गया? 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो E² आ गया 1, मतलब E आ गया 1, और E1 मतलब क्या होता है? पैराबोला। तो ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज वी नो फॉर पैराबोला E इज ऑलवेज 1। तो इस फॉर्मेट में आप लाके चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो मेन चीज में बताना चाह रहा था कि कैसे अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो आप बता पाएंगे कि ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स। इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये हमने एक बार उसमें भी पढ़ा था, व्हेन वी स्टडीड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तब भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, पहला हम लोग केस पढ़ेंगे अगेन, याद कीजिए विजुअलाइजेशन में भी वही किया था। डीजेनरेट कोनिक्स, डीजेनरेट कोनिक्स, ठीक है, यहीं पे करते हैं। बी, नॉन डीजेनरेट कोनिक्स। डीजेनरेट कोनिक्स का क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकली? कि जब प्लेन वर्टेक्स से पास होता है तब। यहां पे क्या मतलब होता है डीजेनरेट कोनिक्स का? कि व्हेन फोकस, फोकस मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट है, लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स ओनली। मतलब जो फोकस है, अभी तक हमने जितना पढ़ा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कहीं भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है। बट डीजेनरेट कोनिक्स मतलब जब फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, उसी लाइन पे। ठीक है, इसमें कैसे चेक करेंगे डीजेनरेट कोनिक्स? पहला इसमें है, आप याद कीजिए, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो एक हम लोग टर्म निकालते थे, मैं यहां लिख रहा हूं उसको, डेल्टा। इसके क्रॉसपोंडिंग क्या होता था? ए बी सी एफ जी जी एच एच, ये डेल्टा होता था। डिटर्मिनांट, ये बेसिकली डिटर्मिनांट है, उसको डेल्टा हम लोग बोलते थे। ये हमने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए डेल्टा मस्ट बी 0। ठीक है, तो डीजेनरेट कोनिक्स का जो मेन क्राइटेरिया है कि डेल्टा 0 होना चाहिए। ये इक्वेशन दिया रहेगा, ये आप डेल्टा, डिटर्मिनांट का बेसिक मैंने बता दिया था कि कैसे खोलते हैं डिटर्मिनांट को। डेल्टा बराबर 0। ठीक है, इसमें 3 केस होगा। ठीक है, याद कीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होता था? व्हेन h² माइनस ab इज ग्रेटर देन 0। ये h ab सब क्या है? सब इसके रेफरेंस में है। ये h है, ये b है, इस टाइप का, ये a है। क्यों याद कीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्यों ये होता था? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होता था? tan थीटा बराबर 2√100h² माइनस ab बाई a प्लस b। तो ऑब्वियसली रूट के अंदर का चीज है तो ये पॉजिटिव होगा, तभी रूट इसका निकलेगा। दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड केस, जब h² माइनस ab 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? एंगल बिटवीन द लाइंस मतलब कि 0 हो जाएगा, तो ये बेसिकली टू आइडेंटिकल लाइंस हो जाएगा, माने ऐसा एकदम एक ही लाइन के ऊपर दूसरा। और ये कैसा शेप ले लेगा? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन, दो लाइन।
थर्ड क्या होगा केस, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। उस केस में क्या होगा, ये इट विल बी ए पॉइंट। सेम चीज हमने ज्योमेट्रिकली भी किया। पॉइंट कब होता था, जब प्लेन हॉरिजॉन्टल हो। उसके बाद थोड़ा बढ़ाते थे तो हमको आइडेंटिकल लाइंस मिलता था, थोड़ा और टिल्ट करते थे प्लेन को तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता था ज्योमेट्रिकली। अलजेब्रियाइकली कैसे चेक करेंगे, पहले तो ये होना चाहिए, ये तो होगा ही होगा, तभी ये तीनों कंडीशन आएगा। उसके बाद अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 तो टू सेम लाइन आइडेंटिकल लाइंस ऐसा, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। चलिए नॉन डिजेनरेट को थोड़ा अलग से हम बताते हैं, क्योंकि असली वही है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी से आते हैं। ये मैं एज इट इज रहने देता हूं। चलिए ये हो गया हमारा, मैं चेक कर रहा हूं कोई छूटे नहीं। ठीक, अब है ये नॉन डिजेनरेट। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चूंकि अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो वो डिजेनरेट कोनिक्स जो अभी हमने बताया वो हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको भी ऐसे ही करते हैं। पहला केस सर्कल, सर्कल कब होगा, अब ध्यान से देखिए यहां पे। इसको सर्कल बनने के लिए आपको याद होगा सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, तो ये सिंपली आपको हो गया एच मस्ट बी 0, क्योंकि ये टर्म नहीं होना है। दूसरा सर्कल में क्या होता है कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो। दूसरा हो गया ए और बी बराबर हो जाएंगे। ए बराबर जब बी हो गया और ये एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है। मैं बस चेक कर रहा हूं कोई चीज छूटे नहीं। एच बराबर 0, ए बराबर बी, सर्कल ई बराबर 0। ठीक है, चलिए ये पैराबोला कब हो जाएगा, पैराबोला होने के लिए कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। इसका ये तो होगा ही, ये हमेशा पहले तो यही चेक कीजिएगा। अच्छा, पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1, लेट मी चेक, एच स्क्वायर बराबर ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरा केस इलिप्स। इलिप्स में क्या होगा, एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी एंड ऑब्वियसली इसेंट्रिसिटी कितना होता है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी और आपको ई इज लेस देन 1। लास्ट शेप क्या होता है, हाइपरबोला। उसमें क्या होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन था, ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। ये तो आपको पता ही है इसेंट्रिसिटी वाला। ठीक है, ये क्लियर है। इसी में हाइपरबोला में ही एक और बस चीज ऐड है, इफ, इसके अलावा इफ a प्लस बी इज 0, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। a ये है a और ये है b, इफ a प्लस बी इज 0 देन इट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने अच्छे से पढ़ा था कि जब a और b, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हाइपरबोला के इक्वेशन में a और b इक्वल हो जाते थे। तो इस रिजल्ट में ये चारों केस होगा, सर्कल के लिए ये, पैराबोला के लिए ये, एलिप्स के लिए ये हाइप। तो मेन चीज क्या है, पहले तो डिटर्मिनेंट आप चेक कीजिएगा कि 0 है या नहीं है। उसके बाद एच स्क्वायर, अगर ए बी, एच स्क्वायर और ए बी को रिलेट करना है। ठीक है, चलिए तो इन दिस वे किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं कि वो किस कर्व को, किस कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे। अगेन आई एम सेइंग फॉर एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, मैं इसको बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक नहीं मानूंगा, बट एज फार एज इट्स रेलिवेंस इज कंसर्न टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए जैसे हम लोग दो क्वेश्चन करते हैं। पहला 1, इफ द इक्वेशन, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए डीजेनरेट कोनिक्स। देन लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है डीजेनरेट कोनिक्स। डीजेनरेट क्या होता है? ज्योमेट्रिकली कि जब प्लेन वर्टेक्स से पास करे। अल्जेब्रियाइकली क्या होता है कि डेल्टा 0 होना चाहिए। तो पहले तो पूरा इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसा होता है, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे अपने वाले से। ये जनरल है। हमारा इक्वेशन क्या है? लेट मी चेक, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस लैम्डा। तो ये तो ओरिजिनल होता है और ये हमारे केस में। तो जब इसको आप कंपेयर कीजिएगा इन दोनों को तो a कितना होगा? a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पे क्या है? a है 1। xy का कोफिशिएंट 2h होता है, यहां तो है ही नहीं, xy का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो h बराबर 0। y स्क्वायर का कोफिशिएंट b होता है, यहां -1 है, तो b बराबर -1। x का कोफिशिएंट 2g होता है, ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट 2g, हमारे केस में x का कोफिशिएंट -2 है, मतलब 2g बराबर -2, तो g बराबर -1। y का कोफिशिएंट 2f होता है, तो 2f हमारा 2 है, तो f हमारा 1 है। जो c है कांस्टेंट, वो हमारे केस में लैम्डा है। तो ये आपको लिखना होगा। अब डेल्टा क्या होता है? a b c f g g h। खाली ये ध्यान रखिए कि ये डेल्टा इसके रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू डाल देते हैं, सारा का वैल्यू मिल। a कितना है? 1। h कितना है? 0। g कितना है? -1। h कितना है? 0। b कितना है? b कितना था? -1। f कितना है? f है 1। फिर g है, g कितना है हमारा? g है -1। फिर f कितना है? f है 1 एंड c है लैम्डा। दिस इज आवर डेल्टा। एक बार फिर से चेक करने दीजिए मुझे। 1 a इज 1, ठीक है, h इज 0 और यहां पे क्या है? g इज -1। h b f, तो 0 -1 1, g f c, तो g है -1, f है आपको 1 और c है लैम्डा। तो डीजेनरेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये जो डेल्टा है दैट हैज टू बी 0। डीजेनरेट का यही कंडीशन है। नॉन डीजेनरेट का है डेल्टा 0 नहीं होगा। बस अब इससे आपको लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। अभी हम आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी सब नहीं पढ़ाए हैं, इसको कैसे खोलते हैं? पहला नंबर लिखते हैं 1, फिर इस रो इस कॉलम को हटा देंगे। अब बचा कितना? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा -1, ठीक है। इसको लिख के इसको हम इसको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, फिर साइन चेंज हो जाता है माइनस। अब 0 है तो 0 है तो कुछ भी लिखने का मतलब है नहीं, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर भी हम लिखेंगे जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। 0 वाले केस में क्या करेंगे? इस कॉलम को हटा देंगे, तो 0 इंटू दिस दैट इज 0 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 इज -1, तो +1 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, फिर सेम यहां साइन चेंज होता है, फिर सेम साइन होगा, तो पहले से ही -1 है तो -1 ही रहेगा। इसके केस में क्या करेंगे? इस कॉलम को हटाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 0 और -1 इंटू -1 इज 1, तो 0 -1 और ये पूरा का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0, तो माइनस लैम्डा -1 और ये हो गया -1 इंटू -1, तो +1 बराबर 0, तो लैम्डा आ गया 0। तो लैम्डा का क्या वैल्यू है? 0। डिटरमिनेंट को खोलना अभी तक आपको उतना ही रेलिवेंट है कि हाउ वी ओपन द डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डीजेनरेट के लिए आपको ये करना। अच्छा, इसी में आपसे आगे अगर पूछ देता, ये आ गया 0, कि ये किस टाइप का डीजेनरेट है? पॉइंट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 3 होता था, या आइडेंटिकल लाइंस है, तो वो किस पे डिपेंड करता था? वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एंड ए बी पे। तो यहां पे देखिए एच स्क्वायर कितना है? 0, क्योंकि एच 0 है। ए बी कितना है? ए इज 1, बी इज -1, तो ए बी इज -1, मतलब हमारा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है ना, 0 बड़ा है -1 से।
तो ये केस याद कीजिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव। एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव में क्या आता था, टू डिफरेंट लाइंस, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो फाइनली ये रिप्रेजेंट करेगा, कहां गया, ये, हाँ, ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, अगर ये डीजेनरेट है तब। ठीक है, चलो अब एक हम लोग नॉन डीजेनरेट का देख लेते हैं, जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का। तो डिटर्मिनेंट को खोलना, वैसे आप श्योर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो है उसमें जैसे आप लोग बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ये भी पढ़े होंगे, बट जितना रिक्वायर्ड है अभी तक वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन से कर्व को, 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 बराबर 0। 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 बराबर 0, ये कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले क्या चेक करेंगे, डेल्टा। अगर डेल्टा 0 है तो डीजेनरेट, डेल्टा 0 नहीं है तो नॉन डीजेनरेट। फिर उसके बाद एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए, 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसको इससे कंपेयर कीजिए। तो a कितना आ गया, 13, 2h xy का कोफिशिएंट 2h है माइनस 18, h है माइनस 9, फिर by स्क्वायर तो b है 37, 2gx तो 2g इज 2 तो g इज 1, y का देखिए 2f इज 14 तो f इज 7 और c कितना है माइनस 2। ठीक है, तो डेल्टा कितना होता है, a b c f, यहां f लिखते हैं, g g h h। तो हमारे केस में देखिए a कितना है 13, h कितना है माइनस 9, g कितना है 1, फिर h कितना है माइनस 9, b कितना है 37, f कितना है 7, g कितना है, g है आपको यहाँ पे g है ना, g कितना है यहाँ पे 1, f कितना है, f इज 7 और c कितना है माइनस 2। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है कि ये 0 होगा या नहीं होगा। कैसे खोलेंगे, पहला नंबर लिखते हैं 13, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कितना हो जाएगा, 37 को 2 माइनस 2 है तो माइनस 74, मैं यहां रफ कर रहा हूं, माइनस 74 माइनस 49, 7 इंटू 7 तो माइनस 74 माइनस 49। फिर अब इस पे आइए, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, h माइनस 9 है, हाँ ठीक, तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस 9। इसके केस में क्या है, ई कॉलम ये रो हटा दीजिए, तो माइनस 9 इंटू माइनस 2 तो 18, 18 में 7 गया 11। इसमें साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस 63, इसके केस में ये और ये हटाइए, तो माइनस 63 माइनस 37 तो माइनस 100, ठीक है बस। तो माइनस 74 माइनस 49 कितना हो गया, माइनस 74, तो 74 प्लस 49 ये हो गया आपको, हमको लगता है 26 23 123 हो गया, 4 13 को 3 हाथ में 1 7 4 11 1 12 123, तो माइनस 123 प्लस 11 गुने 9 99 माइनस 100। खैर ये देख के ही आपको लग रहा है, करने की जरूरत नहीं है आगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई 123, 99 माइनस 100 माइनस 1। ये आपको देख के ही लग रहा है कि ये 0 नहीं है, किसी भी तरह ये 0 नहीं है। 0 होने के लिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये डीजेनरेट तो नहीं होगा, मतलब या तो ये सर्कल होगा या पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, खैर देखिए सर्कल तो है नहीं चूंकि एक्स वाई कटर में, चेक कैसे करते हैं हम लोग, वी कंपेयर एच स्क्वायर एंड ए बी। अब हमारे केस में देखिए एच स्क्वायर क्या है, एच है माइनस 9 तो माइनस 9 का स्क्वायर इज 81। ए बी को देखिए, ए है 13 बी है 37,
तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 37। करना नहीं है कैलकुलेट, बस ये चेक करना है कौन बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो मतलब एच स्क्वायर जो है हमारा एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया। तो अब याद कीजिए, जब डेल्टा भी जीरो नहीं था, दैट वाज डिजेनरेट नहीं था, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी था, तो ये क्या आता था? इलिप्स। एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर आता तो पैराबोला, एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा आता तो हाइपरबोला। ठीक है, तो फाइनली ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो जो हमने चार्ट बना के दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मेनली एच एस दो चीज है, एक तो पहले डेल्टा को चेक कीजिए जीरो है या नहीं है, स्टेप 1, उससे ग्रुपिंग बन जाएगा। डेल्टा जीरो आ गया तो डीजेनरेट, मतलब पॉइंट, लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जीरो नहीं आया मतलब डीजेनरेट नहीं है, मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। फिर एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ एनी कोनिक्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर का जो यहां मीनिंग है वो सेंटर नहीं है जो आप सर्कल में समझते हैं। सर्कल में तो आपको इजीली पता है सेंटर क्या है, इलिप्स में भी आपको पता है सेंटर क्या है, 0 0 जो हम लोग पढ़े, हाइपरबोला में भी 0 0। ठीक है, बट ये इन जनरल बात कर रहा है, जैसे ये भी एक कोनिक्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कोनिक्स, अभी हमने पढ़ा। तो इन जनरल अगर आपको कर्व दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? याद कीजिए, ये हमने ऑलरेडी किया है। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किए थे तो हम क्या बताए थे कि दो लाइन का मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते थे। याद कीजिए, एक तो तरीका क्या था, दोनों का सेपरेट इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए। दूसरा हमने एक यूज किया था टर्म पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करते थे, एक बार इस पूरे इक्वेशन को, अगर इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई मान लेते हैं, ये इसको एक बार क्या करते थे, डेल्टा, ये डी नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं, एक बार डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स को 0 करते थे। इसका मतलब क्या होता था, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट मान के। दूसरी बार करते थे डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई 0, मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, x को कांस्टेंट मान के। तो जब ये करते थे तो एक इक्वेशन आता था, ये करते थे तो एक इक्वेशन आता था। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमको POY मिलता था। ठीक है, जैसे इस केस में बताइए हमको कि जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी x, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो पहले तो y को कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a एक्स स्क्वायर का 2x। इसको देखिए आप, y को कांस्टेंट मानेंगे तो 2hy, 2hy, h तो कांस्टेंट है, 2hy बाहर आ गया, सिर्फ x बचा, x का डिफरेंशिएशन 1। इसका 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, 2fy भी कांस्टेंट है, by स्क्वायर भी, सिर्फ 2gx बचा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 2g। ठीक है, तो एक बार दिस इज इक्वल टू 0 कर दिए, एक लीनियर आ गया। उसी तरह डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई को अब 0 करेंगे। अब इसको y के रेस्पेक्ट में, पहले तो x वाला सब 0, ये हटा दीजिए तो 0। इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको तो x को कांस्टेंट मानेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट, तो 2hx हो गया और y का 1 हो गया। इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो प्रॉपर है 2y, ये 0 हो जाएगा। इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2f। ठीक है, तो ये एक लीनियर xy, ये एक लीनियर xy। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो xy का वैल्यू आएगा वही उस कर्व का सेंटर होगा। और लाइन के केस में हमने पढ़ा था कि जो वैल्यू आएगा वही इन दोनों लाइन का POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बट किसी कोनिक्स के केस में जो आएगा दैट विल गिव यू द सेंटर ऑफ दैट कोनिक्स। आप जितना अभी तक पढ़े थे पिछले 3-4 महीने में, वो हर जगह इसको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है,
जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं, आपने एक इलिप्स पढ़ा, यही पढ़े हम लोग इलिप्स अभी तक। अब हमको इसका सेंटर, हमको पता है इसका सेंटर 0 0 होता है, ये ऐसा शेप होता है, मान लीजिए हम देखते हैं 0 0 आता है कि नहीं। ये एफ एक्स वाई है, तो अब इसको डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स कीजिए, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y को कांस्टेंट मान के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, y को कांस्टेंट मान के, तब तो ये 0 हो गया, और ये इधर आएगा ऑब्वियसली, ये भी 0 हो गया। तो देख लीजिए क्या आ गया, x 2x बाई ए स्क्वायर इज 0 मीन्स x इज 0। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो y 0, मतलब इसका सेंटर 0, 0 आएगा, जो कि आपको आता ही है। ठीक है, तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करके आप किसी भी कोनिक्स का सेंटर निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं कोनिक्स दे रहा हूं, इसका आपको सेंटर निकालना है। फाइंड द सेंटर ऑफ कोनिक्स। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन दूं उसमें चेक नहीं करना है कि वो पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, नहीं, सिर्फ आपको सेंटर पूछ रहा है तो यूज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है, 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 बराबर 0। फिर से बना 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 बराबर। कैसे निकालते हैं, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को 0 मान के, तो ये कितना हो गया, नहीं ठीक, ये हो गया आपको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 28x, इसको भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मान के, तो 4y, ये कांस्टेंट है, x का 1, ये 0, इसको करेंगे तो माइनस 44 x के रेस्पेक्ट में, और ये 0, ये 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 7x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, 4 से करेंगे, ठीक, मीन्स 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमको पहला इक्वेशन मिला। अब क्या करेंगे, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई को 0 करेंगे, तो वो देखिए y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया। अब इसको y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो गया 0 माइनस 4x। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22y, ये 0, ये माइनस 58 बराबर 0। ठीक है, आई थिंक y के रेस्पेक्ट में किए तो x, ये 0 हो गया, माइनस 4x, ठीक है, प्लस 22y, ये 0 माइनस 58। ठीक है, मतलब अगर इधर ले जाइए 58 को तो माइनस 4x प्लस 22y बराबर 58। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 2x प्लस 11y बराबर 29। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। हमने क्या बताया था, इनफाइनाइट वेज होते हैं सॉल्व करने का। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका है जब 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप यहां देखिए 11y है, यहां माइनस y है, माने कोफिशिएंट 1 है। अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरे इक्वेशन 11 गुने 7 77x माइनस 11y 11 से किए बराबर, और 11 इंटू 11 121। ये क्या इक्वेशन था, माइनस 2x प्लस 11y बराबर 29। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 11, 77 माइनस 2 तो 75x, 121 प्लस 29 150, x बराबर आ गया 2। जब x बराबर 2 आ गया तो अब कहीं भी रख दीजिए तो y आ जाएगा, जैसे इसमें रख दिए, x है 2 तो माइनस 4 प्लस 11y बराबर 29, तो 11y बराबर 29 प्लस 4 33, तो y बराबर 3, तो y बराबर आ गया 3। मतलब जो मीटिंग पॉइंट होगा, सॉरी जो सेंटर होगा वो x2 है, y3 मीन्स 2,3, मीन्स इस कर्व का जो सेंटर होगा वो 2,3 होगा, एक पॉइंट होगा। तो सेंटर निकालने के लिए पहले df बाई dx करते हैं इक्वल टू 0, df बाई dy इक्वल टू 0, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं।
तो उससे किसी भी सेम चीज हमने यूज किया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, उससे हम लोग को दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड coordinate geometry thoroughly. I think it took around more than 3 months, but we have not left anything. आप कभी भी कोई क्वेश्चन आए मेंस में, एडवांस्ड में, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग कल से 11th के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं। फर्स्ट वी विल डू बाइनोमियल थ्योरम, सेकेंड वी विल डू PNC, दैट इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वी विल डू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद 11th का कोर्स खत्म होगा, देन वी विल मूव टू 12th। एंड इन तीनों को करने में, चूंकि मेरा क्लास 50 to 55 मिनट्स का ही होता है, करने में आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ मे, दैट इज 31 मई तक होपफुली ये पूरा खत्म हो जाएगा। मीन्स वी हैव फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अराउंड 4 मंथ्स लगेंगे टू कंप्लीट दिस। उसके बाद 1 जून से हम लोग 12th पे शिफ्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप कोई क्वेश्चन देखिए उठा के, इसके डोमेन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, बट आई फुल्ली एग्री। आप डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस, आपके प्रैक्टिस और आपके अंडरस्टैंडिंग पे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।